फिलहाल तब्दीली का नाम है। तब्दीली ये है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, उसने बाहर इलाज करवाने नहीं जाना। एक आम इंसान की दर्द रखते हैं, एक ईमानदार आदमी है। असल ये है खात्मे जो ना फिक्र करता है, ना प्रोटोकॉल लेता है, ना कुछ करता है, लोगों में घुलता है। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। उस्मान बुज़दार का ये है कि इसका जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्तिशाम। पंजाब में -1 होने वाला है तो कभी ये कहा जाता रहा कि इस्लामाबाद में -1 होने वाला है। मुल्क की सियासत में कहा जाता है कि कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले 2 साल से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन पर ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन सामने आते रहे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की जो क्वालिफिकेशन है इसके अलावा कुछ भी नहीं थी कि उनके गांव में बिजली नहीं है और वो जानते हैं कि पसमानदगी आखिर किस चीज का नाम होता है। लेकिन इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। इसीलिए जब पंजाब की पसमानदगी पर बात की जाती है और पंजाब की क़यादत पर सवाल उठाया जाता है तो इसके सिवा कोई जवाब नहीं आता कि पंजाब के वज़ीर-ए-आला अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में तब्दीली के लिए वज़ीर-ए-आला की तब्दीली जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के बड़े लिखारी और कॉलम निगार जो हैं वो भी अपने अपने कॉलम्स में पंजाब की सूरत हाल को बयान कर करके थक चुके हैं और हर बार ये भी बताया जाता है कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से पीटीआई के अंदर एक बड़ी बहस मौजूद है और ये समझा जाता है कि उस्मान बुज़दार में वो अहलियत नहीं है जो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन कप्तान को पंजाब में सिर्फ और सिर्फ वसीम अकरम प्लस ही चाहिए, किसी किस्म के माइनस का कोई चांस ही नहीं है। पंजाब में प्लस और माइनस के सियासी खेल की आखिर वजह क्या है? क्या उस्मान बुज़दार का मुतबादिल पीटीआई में कोई और है ही नहीं? और क्या वज़ीर-ए-आज़म अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को हिलाना नहीं चाहते? और क्या पंजाब को बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जादू से या जिन्नात से चलाया जा रहा है? आखिर पंजाब में राज है किसका? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नियाज़ी साहब, ये जो पंजाब में एक तब्दीली का शोर उठा हुआ है, आप किसी तकरीब में जाते हैं, आप कहीं बाहर निकलते हैं, लोग आपसे पूछते हैं पंजाब में वाकई तब्दीली आ रही है, तो ये उसी किस्म का अवामी सवाल है आज पहला आपसे कि क्या पंजाब में वाकई तब्दीली आ रही है? मेरे ख्याल में तब्दीली तो जो है ना लिखी जा चुकी है। अच्छा, और वो कैसे आती है, मुफाहमत से आती है, तो मेरा ख्याल उसके भी इम्कानात खत्म हो गए, क्योंकि बिहाइंड द सीन तकरीबन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 1.5 साल से ये एफर्ट हो रही है। जब 2018 अगस्त में बुज़दार साहब ने जैसे हल्फ उठाया तो चंद महीने बाद ये पता चल गया था कि पंजाब का सूबा चलाना उनके बस की बात नहीं है। शायद इमरान खान के ज़हन में तो ये हो, और ये बात मेरा ख्याल है कि इमरान खान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद उनको ये पता ना हो। वो कहते रहे कि वसीम अकरम तो वास्ता है, कहते रहे वो चलाएगा, लेकिन अमलन उनको उनके ज़हन पे ये था कि ये जहांगीर तरीन साहब जो है वो वहाँ बैठेंगे बिहाइंड द सीन और सब कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये फार्मूला नाकाम भी रहा और फिर कुछ लोगों ने बड़े कमाल चाबक दस्ती से जहांगीर तरीन को इमरान खान से अलहदा भी करवा दिया और निकल गया, और यहाँ पर बुज़दार नहते हो गए। लेकिन तो वही बात है ना नियाज़ी साहब के जिनके ऊपर तकिया था वो तो सीन में ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं तकिया उन पर नहीं था, उन्होंने चलाना नहीं, आपने कहा ना कि पसे पर्दा उन्होंने ही चलाना था। लेकिन अब दूसरा है कि अब इमरान खान को पंजाब की चलाने में दिलचस्पी नहीं है। अब इमरान खान को सिर्फ ये दिलचस्पी है, उनको पता है बुज़दार से नहीं चलो न चलेगा, लेकिन उनको ये पता है कि बुज़दार साहब के अंदर एक क्वालिटी जो है वो भी बदजाता मौजूद है कि इमरान खान साहब के लॉयल है। वो जिसको मर्जी बना देने की जगह वो बंदा इमरान खान को लॉयल नहीं रहेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मरकजी हुकूमत में उनके एक बहुत ही करीबी बड़े जमदार वज़रा जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने कुछ चंद बरस गुजारे हैं, 5-10 साल 8-16 साल, वो भी अपने किबला वहाँ तब्दील कर चुके हैं। अच्छा। तो पता है कि जिसको मर्जी बनाए वो अपना किबला तब्दील कर लेगा। तो इमरान खान साहब का ये लास्ट फोर्ट है जहाँ वो अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि वो बड़ी ताकतस्ती से लड़ रहे हैं।
नहीं तो न्याजी साहब, अगर ये कहा जाए कि ये मामला इसीलिए लटका हुआ है कि अगला बंदा नहीं मिल रहा जिसके ऊपर वो वाला ट्रस्ट हो, तो ये सही होगा क्या? मिला हुआ है, कौन है? बंदा मिल चुका है, उसका नाम है बुज़दार। नहीं, बुज़दार साहब के बाद की बात मैं कर रही हूँ। आपका मेरा ख्याल है ना कि बुज़दार बंदा नहीं है, और वो लेकिन इमरान खान साहब देखो तब्दील करने से वज़ीर आज़म ने, बाकी कोई जमीनी तरीके है नहीं। इमरान खान का तो बंदा है। इमरान खान साहब पब्लिक में भी यही कहेंगे, अंदर से दिल जमे से यही कहेंगे कि मैंने नहीं बुज़दार को यहाँ से हटने देना। इसके लिए उनको पता है कि पंचायत पंजाब के अंदर सुबकी हो रही है, उससे इमरान की नहीं हो रही। जो सिलेक्टर्स थे या जो लाने वाले थे वो भी अंडरमाइन हो रहे हैं, पूरा इदारा, क्योंकि उनका रोल इतना बढ़ चुका है कि अब पब्लिक जो है, जहां इमरान खान साहब के ऊपर उसके के खिलाफ शिकायत है, वो इदारों के ऊपर भी है, क्योंकि इदारे सब भी कहते थे हम एक ही पेज पे हैं, और उसका रिजल्ट अगर एक पेज के रिजल्ट अगर 2-2.5 साल बाद ये निकला है कि पाकिस्तान को जान के लाले पड़े हुए हैं और जब पूरा मुल्क रियासत पाकिस्तान जाम बिला। चलिए न्याजी साहब अब इस पे आ जाते हैं। मुझे चलिए इतना बता दें कि इस वक्त अगर मैं पूछूं कि करंट स्टेटस क्या है, पंजाब कौन चला रहा है इस वक्त, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पंजाब तो इस वक्त बुज़दार ही चला रहे हैं, और उसकी जो इमरान खान साहब जैसी चल रहे हैं उनको वो कबूल। ये देखिए एक चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मशकूक अल्फाज में, मतलब वाशगाफ अल्फाज में वो कहीं भी नहीं जा सकती कि बुज़दार के ऊपर इमरान का इत्मीनान है, उनकी तारीफ कल्ब, उनकी यकसुई है। अब आप करें कि बुज़दार मुझे पसंद नहीं है तो मैं हटा दूं, फिर मैं नहीं हटा सकता हूँ। इसके लिए इमरान खान साहब का राजी रखना जरूरी है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आप लेके आए, आप एक कुछ झगड़े का आगाज करेंगे जो इमरान खान साहब अब मांग रहे हैं। खान साहब चाहते हैं कि अब उनका एक हेड ऑन हो जाए उन इदारों के साथ जो कि अब ब्लेम गेम शुरू होनी है, ताकि वो बड़ी जिम्मा हो जाए, पब्लिक में जाएंगे। पब्लिक के वो बड़े मेस्प्राइजिंग स्पीकर हैं, वो अपने मौके पर खुद जुड़ा रख सकते हैं, और वो उनके अंदर एक दिलेरी है, जुर्रत है, और वो जुर्रत उनकी नवाज शरीफ से ज्यादा जुर्रत है। चुनाचे जब वो करेंगे ना किसी किस्म का जो कैंपेन चलाएंगे, वो मेरा ख्याल है भुट्टो नवाज शरीफ से ज्यादा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक से इदारों के खिलाफ। इदारे इस बात से खौफजदा भी है, वो नहीं चाहते यहाँ कोई उर्दगान पैदा हो जाए, यहाँ कोई नया नवाज शरीफ पैदा हो जाए, यहाँ कोई नया भुट्टो पैदा हो जाए। ये बड़े पोलिटिकली एक वायबिलिटी दे रही है, वे अब किया जा रहा है, क्योंकि सियासी पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि कोई मामूली चीज आपने देख चुके हैं। 2007 के अंदर चौधरी साहब ने जब मूवमेंट चलाई थी तो क्या पीएस पार्टी ने चलाई थी, क्या नून लीग ने चलाई थी, क्या कोई लीडर था? जिस जो क्यादत कर रहा था वो गाड़ी से निकलता नहीं था, शीशे बंद, एतजाज साहब गाड़ी चला रहे होते थे और जीती रोज गुजरा होता था। लोग हैं कि 2-2 दिन इंतजार खड़े कर रहे होते थे। सही। अच्छा, ये लीडरों की मरहून मिन्नत। ठीक। अच्छा न्याजी साहब, ये जो पंजाब में तब्दीली है या पंजाब की जो वजारत आला है, काफ लीग के अगर रोल की मैं बात करूं इस तमाम चीज में, क्योंकि कहा जाता रहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब को बहुत सूट करते हैं उस्मान बुज़दार साहब, और ये भी उनका कहना है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहते तो फिर चौधरी आएंगे, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो काफ लीग और हुकूमत के दरमियान का इस वक्त जो मौसम है वो कैसा चल रहा है आपके ख्याल में? और ये जो वजारत आला है पंजाब की, क्या इसके ऊपर भी कोई रखना है, कोई लड़ाई है इन दोनों पार्टीज के बीच में? काफ लीग चौधरी परवेज इलाही साहब अपने तौर पर इंतहाई सही 3 आदमी है, जो कुछ उनकी सियासत में करनी है उसका वो इजहार भी कर सकते हैं। ये तो नहीं छुपा के रखोगे। तहरीक इंसाफ के बारे में रेजोल्यूशन बता चुके हैं। बुज़दार के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका ख्याल है कि अगर बुज़दार जाता है तो फिर उनकी मर्जी का आना चाहिए, बगैर वो कहीं और खड़े। उनकी मर्जी का आना चाहिए या चौधरी परवेज इलाही साहब को आना चाहिए? तो उसके अंदर उस पर में सारी चीज हो सकती है ना। उनकी मर्जी का मतलब है चौधरी साहब भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी के, उनकी मर्जी को कोई ऐसा मतलब भी हो सकता है जिसमें हो सकता है जो अपने से, अगर वो अपने पे उनकी नहीं कॉन्सेंसस होता तो फिर वो ऐसे पे करेंगे जो उनकी मर्जी को। तो दूसरी तरफ से ये मर्जी मानने के कितने इम्कानात हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि पीटीआई जो देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक हम ऐसी बहस कर रहे हैं कि पहली बात अगर आप ये पल्ले से बांध लें, इमरान खान ने बुज़दार को नहीं देखा,
नहीं हटाना, यानी आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही? ये जब आ रही है, साथ में कह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर ज्यादा मेरा अपना ख्याल है, जो मेरा अपना सियासी जायका कहता है कि 2 महीने के अंदर तब्दीली है। तब्दीली कहाँ है? पंजाब में नहीं है तो फिर कहाँ है? लेकिन पंजाब की बात कर रहा हूँ, 2 महीने में पंजाब के अंदर गुजदार साहब की हुकूमत का दल तक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद के हालात जो है ना, मैं उसकी ये नहीं कह रहा हूँ उसके बाद इस तरह के सिस्टम चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इमरान खान उसमें क्या रिएक्ट करते हैं? अगर ये उसका एक ही तरीका होगा कि वोट और नो कास्ट। मैंने आपको पहले कह दिया, देखिए ये बातें अगर आप 2-3 मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, सही है। सारी जो लबे लबाब है कि गुजदार को इमरान खान नहीं हटाएगा, ठीक है, गुजदार टिक नहीं सकता, इसकी एक्सपायरी डेट पहुंच चुकी है, इसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। अब सारे वो हुनर आजमाए जा चुके हैं कि बातचीत से गुजदार हट जाए। कन्विंस किया गया खान साहब को अकेले में ग्रुप बना के मुख्तलिफ लोगों के जरिए उन्होंने, ठीक, अच्छा, बड़ी नपी तुले को उन्होंने हटाने, क्योंकि वो इंतहाई चालाकी से और इंतहाई जहानत से अपनी चाले चले इमरान खान। ये वो चीज है कि जहां इमरान खान स्पेस देने पर तैयार नहीं है, ये सियासी मामला है, अब इंतजामी मामले से ऊपर चलेगी। अब ये अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पहलू भी न्याजी साहब, कुछ लोग मानते हैं कि ये ना सियासी मामला है ना कुछ चलाकी है, ये अकीदे का मामला है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे ये भी बिल्कुल मैं इसको, मुझे एक बेनिफिट है इमरान खान को जाने का, इसमें कोई अकीदे का ताल्लुक नहीं है, कोई रूहानियत का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये पूरा इमरान खान साहब ने जब गुजदार को चुना था ना, ये पूरी आपके प्रोग्राम के बाद टाइम नहीं है, इससे पहले जिसको चुना गया उसका नाम था अब्बास साकी था, वो शुजाबाद का था, उसको पैगाम दिया गया और जहांगीर खान साहब को वो हैंड पिक था, उस बेचारे को वही पे उसी दिन मार गया हल्फ उठाए बगैर अब्बास साकी। ये पहली चॉइस नहीं थी। अच्छा। अब उसके बाद लोगों ने कहा जी कि ऐन होना चाहिए, अब्बास के साथ ही ऐन था, फलां के साथ ही ऐन। किन लोगों ने कहा न्याजी साहब? ये वो है जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, हम अंधेरों में जीत चलाते हैं। इमरान खान साहब को बंदा वो चाहिए था, परवेज खट्टर का तजर्बा उनका इंतहाई तल्ख रहा है। परवेज खट्टर मजबूत वजीर आला थे और उन्होंने इमरान खान साहब को जिद किए रखा। ये वो मैं बातें बता रहा हूँ जो कभी टीवी में किसी पे नहीं आई। उसका तजर्बा ये कहता था कि अब मैं वो बंदा लाऊंगा जो जैसे हैदर वाई को लेके आए थे नवाज शरीफ पहुंचता, अपने भाई के अलावा उनके पास हैदर वाई था, क्योंकि आप फिर इससे मकसूद क्या था न्याजी साहब? इससे निकालना क्या चाहते थे? वो इस तरह का आला लाना चाहते थे जो उनको जिद ना करे, उनके मुताबिक जो है ये सूबा चले, तो फिर सूबे के तो हालात ये है कि उसका तरक्याती बजट पूरा नहीं लगता, तो करना क्या चाह रहे थे वो उस्मान बुज़दार साहब को लाके? पहली उनकी ये प्रायोरिटी थी, कि जो बंदा वहां बैठे वो मेरा आदमी हो, वो इदारों का आदमी ना हो। अब आप खुल कर बुलवाना चाहते हैं तो सुन लें। उनकी पहली प्रायोरिटी इमरान की जो उन्होंने चेकलिस्ट बनाई थी, उस चेकलिस्ट का पहला था कि बंदे की ये हो कि वो मेरा बिल्कुल लॉयल हो, ठीक है, वॉइस बंद करे। दूसरी ये को चला भी ले। उनका ख्याल था कि मैं जहांगीर लोग चला लेंगे। तो चुनाचे जब दूसरी नाकामी हुई तो पहली प्रायोरिटी वो नहीं तब्दील हुई। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर पंजाब नहीं चलता तो ना चले। मैं तो देखिए जितनी इमरान खान साहब ने इदारों को बता दिया होगा तरीके से, इदारों को समझ आ गई होगी कि मैं जितनी स्पेस आपको दे सकता था मरकज में दे दिया। वजारत उन्होंने फाइनेंस छोड़ दी, वजारत दाखिला छोड़ दी, उन्होंने वजारत खारजा का अपना आदमी उनके हवाले कर दिया इदारों के। आप इमरान के पास सारे बड़े बड़े इदारों के हेड्स बना दिए, एम्बेसडर बना दिए। अब रह गया क्या आया, आप इमरान साहब को बिल्कुल सादा समझते हो तो ये भूल निकाल लें। अच्छा। इमरान के पास इंतजामी अमूर में नालायक हो सकते हैं, सियासी तौर पर इस लड़ाई के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाज शरीफ को भूल जाएंगे जो इमरान लड़ेगा। और ये मेरा रिकॉर्ड जो है ना, फिर कभी आप सुराब नहीं दो तो न्याजी साहब ये अगर इंतजामी तौर पर एक बंदा साउंड नहीं है तो वो कितनी देर तक चलता है अपनी सियासत पर या अपनी पॉलिटिकल जो गट्स होते हैं उनके ऊपर? आप गुस्तार पे अटकी हुई है। मैं कहता हूँ गेम के ऊपर क्यों रही है, ये मुझे क्यों निकाला कि गेम के ऊपर सारी प्लानिंग हो रही है, मुझे क्यों निकाला कि ऊपर सारी प्लानिंग हो रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार। पंजाब में तब्दीली के हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। फिलहाल कोई तब्दीली नहीं, लेकिन 2 महीने के बाद वो अपने तरीके से एक तब्दीली का अंदिया दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाने वाले, लेकिन 2 महीने के बाद वो पंजाब में बुज़दार साहब की जो वजारत आला है या हुकूमत है उसका धड़न तख्ता उलटता हुआ वो देख रहे हैं। तो ये उनके ख्याल में इस तरीके से जो है ये फॉर्मेट होगा चीज़ों का, ये सीक्वेंस होगा, इस तरीके से जो है वो तब्दीली, बहरहाल तब्दीली का एक अंदिया तो उन्होंने दिया, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर जो चीज़ें उनको तब्दील होती भी पंजाब में नजर आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ में। सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियादों पर जो फैसले और जजेस के रिमार्क सामने आ रहे हैं उनसे मुल्की सूरत हाल में एक हलचल सी मची हुई है। कल एक फैसले में नाब को मुतनाज़ इदारा करार देना और आज सिविल एविएशन और एनडीएमए पर चीफ जस्टिस की बरहमी से एक बार फिर से मुल्क में अदारों के टकराव का जो खदशा है वो बढ़ रहा है। आज कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या तमाशा चल रहा है, लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। एनडीएमए को खत्म करने के लिए सिफारिश कर दें क्योंकि चेयरमैन एनडीएमए वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। आज ही के दिन कोरोना आज खुद नोटिस के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डीजी सिविल एविएशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस ओहदे के अहल ही नहीं हैं, सीएए चलाना आपके बस की बात ही नहीं। पायलट को लाइसेंस देते वक्त सीएए की तमाम कंप्यूटर्स बंद हो गए। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने समाअत के दौरान इजहार अफसोस करते हुए कहा कि लोग कहते हैं दुनिया की कौमों में हम करप्ट तरीन मुल्क हैं, हम बदनामी की किस नहज तक जाएंगे, मजीद बदनामी की गुंजाइश नहीं है। आपने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इदारों के हालात पर रिमार्क्स और फैसले क्या किसी बड़े बहरान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? क्या नैब चेयरमैन, डीजी सिविल एविएशन या चेयरमैन एनडीएमए सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद मुस्ताफी हो जाएंगे? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान काजी साहब मौजूद हैं। इरफान काजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तवातुर के साथ इदारों के हवाले से रिमार्क्स और फैसले हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इरफान काजी साहब आने वाले दिनों में सिस्टम के ऊपर आपको इस तरह के रिमार्क्स या फैसले असर अंदाज होते हुए मालूम पड़े? देखिए, ये जो आपने 2 कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स का जिक्र किया, एक वो फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने साद रफीक साहब के केस में दिया जी। उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग्स दी गई, वो सारे प्रोसेस को जो नैब ने फॉलो किया उनको अरेस्ट करने में, और वो सारे प्रोसेस को डिसअप्रूव करते हुए उन्होंने उनके हक में फैसला दिया साद रफीक साहब के। सही। वहां पे वो ऑब्जर्वेशंस नहीं थी बल्कि वो फाइंडिंग्स थी। तो सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान जो हैं वो खुद नहीं बोला करते, उनके फैसले बोलते हैं, और वो एक अच्छा फैसला है जो जस्टिस ये जो मकबूल बाकर साहब जो तहरीर किया उन्होंने, वो एक अच्छा फैसला है और उसमें बहुत जरूरी और अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अब आज जस्टिस साहब के ये जो रिमार्क्स हैं ये अगर फैसले का हिस्सा नहीं है और ये रिमार्क्स हैं कि हम आपको इसको महकमे को बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो इसके बारे में मैंने हमेशा से रिजर्वेशन एक्सप्रेस की हैं कि चीफ जस्टिस या कोई भी जज जो है उनको इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए वक्त है कि वो ये फाइंडिंग्स खुद ना दे दें, वरना ये रिमार्क्स जो है ये कोई कानूनी हैसियत सच नहीं है। तो ये दोनों को चूंकि आपने यकजा कर दिया था, तो मैं ये इसको बाइफरकेट करूंगा, और अभी चीफ जस्टिस कोरोना के मामले में कोई फैसला नहीं दिया, तो मैं मजीद कोरोना केस में कोई मजीद मैं अपने व्यूज आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये डीजी सिविल एविएशन से मुकालमा ही था, ये भी रिमार्क्स ही हैं इरफान काजी साहब। ये जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं, आपने कहा कि कानूनी हैसियत जो है वो इसकी नहीं होती। इरफान काजी साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जब कानूनी हैसियत एक चीज की नहीं होती तो फिर इस तरह के रिमार्क्स देना क्यों जरूरी हो जाता है? और दूसरा ये कि फिर उसके असरात क्या होते हैं? क्या फिर इस तरह के रिमार्क्स की वजह से अदारों में टकराव का जो एक खदशे की बात की जा रही है, आपको लगता है कि फिर इस चीज का एहतमाल पैदा हो जाता है कि अदारों में टकराव पैदा होगा? मेरी दानिश में चीफ जस्टिस का किसी अफसर को डायरेक्ट कह देना कि आप इसके अहल नहीं है, मैं समझता हूँ ये मिसकॉन्डक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस। अच्छा। और ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जजेस को, और उनकी अहलियत के बारे में या तो कोई फाइंडिंग दें
और ये ज़बानी जमा खर्च में इस तरह से अब सरकारी अफसरों को बुला के डराना धमकाना, ये इजाजत ना तो उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट देता है, ना उनको कोई कानून देता है, ना उनको कोई आइन देता है। तो इस तरह के अल्फाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इज्तनाब करना चाहिए। सही है। अच्छा, एक और चीज इरफान काजी साहब, एनडीएमए वाला जो केस है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? एनडीएमए को खत्म करने की बात भी हुई और बहुत कुछ गलत हो रहा है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ये तो ऑब्वियसली रिमार्क्स थे, लेकिन साथ कुछ ऑब्वियसली उनके गिले बीते, शिकवे बीते कि 3 बार कहा, कोई हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहा, हम प्रूफ मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि बाहर से अगर कोई चीज आपने मंगवाई है तो किसकी इजाजत से मंगवाई है, इजाजतनामे दिखाए जाएं। तो ये एक रवैया है जो अदालत ये गिला करती हुई नजर आ रही है कि सीरियसनेस जो है वो नहीं है, हमें सीरियस नहीं लिया जा रहा, अदालत को सीरियस नहीं लिया जा रहा, अदलिया को सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो ये किस हद तक जो है वो मुनासिब बात है आपके ख्याल में? देखें, अगर अदालत को सीरियसली नहीं लिया जा रहा और उनके अहकामात जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे, तो अदालत के पास सफिशिएंट पावर्स हैं कि वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराएं। और अगर अदालत अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करा सक रही और अदालत इस तरह के रिमार्क्स ही दिए चले जा रही है, और ये तीसरी दफा उनको ये ऑर्डर करना पड़ा है और वो फिर भी रिमार्क्स ही दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फिर ऑर्डर क्यों नहीं पास करते, वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते। तो ये चीज जो है कि ऑर्डर्स को ना इम्प्लीमेंट करवाना, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये अदालत जो है वो अपने फराइज की अपने मनसब के फराइज की अदायगी में वो आखिरी हरबा इस्तेमाल नहीं कर रही। तो लिहाजा उनको चाहिए कि अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएं, बजाय इसके कि वो सरकारी अफसरों को बुला के उनके खिलाफ बात करें। अब ये वक्त आ गया कि इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, आप रिमार्क्स के हवाले से तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि रिमार्क्स जो हैं आपकी दानिश में आपके समझते हैं किस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो नहीं देने चाहिए। अगर मैं फैसले की बात करूं, वापस वो नैब वाली बात के ऊपर अगर हम आए, जब एक प्रॉपर फैसला हमारे सामने हो जिसका ऑब्वियसली एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद हो, जो लिखा भी जा चुका हो और वो बिल्कुल सामने हो, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या असरात मुरतब होते हैं? फॉर एग्जांपल नैब के हवाले से या नैब चेयरमैन के हवाले से जो कल बातें की गई उस फैसले में, तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा इरफान कादी साहब कि क्या फिर मुस्ताफी हो जाना चाहिए चेयरमैन नैब को? उस इदारे पर किस किस्म के असरात पड़ते हैं जब एक फैसला आ जाता है उसके बाद? देखिए, इस्तीफे का जहां तक मामला है वो तो मेरे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो तो चेयरमैन नैब पे डिपेंड करता है कि वो इस सारी चीज पे कितनी तशवीश का इजहार करते हैं। लेकिन ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दे दिए हैं, वो ऑर्डर्स आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बाइंडिंग है सब पर, और पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटी जो है उनको उन ऑर्डर्स के ताबे और उन ऑर्डर्स की डायरेक्शन में पेशरफ्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 190 में लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो उन्होंने स्पेसिफिक फाइंडिंग्स दे के नैब की जो गलतियां पिन पॉइंट की हैं या नैब पे जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं, वो फाइंडिंग्स की रोशनी में न सिर्फ नैब पे लाजिम है बल्कि तमाम पाकिस्तान की अदालतों पे अब लाजिम हो चुका है कि वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जो प्रिंसिपल्स ये साद रफीक साहब की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादी साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून इरफान कादी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और तज्जिया दे रहे थे। हम देख रहे हैं कि एक तवातुर के साथ जो है वो इदारों के हवाले से पहले एक फैसला सामने आता है और उसके बाद रिमार्क्स का सिलसिला है। अब जानना यह है कि आगे भी क्या ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। बहरहाल जो तज्जिया इरफान कादी साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि उनकी दानिश में शायद रिमार्क्स जो हैं वो देना जरूरी भी नहीं है और शायद मुनासिब चीज भी नहीं है। एक फैसला जो कि फैसले की सूरत में जो कि लिखा हुआ ऑफिशियली हमारे सामने आता है, उसकी ऑथेंटिसिटी अपनी होती है और उसकी वैल्यू जो है अब वो भी अपनी होती है। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। हम एक अदना से इस मुल्क के शहरी, हमारा जो राइट है वो हमें करने दिया जाए। ना हमारी मदद करें, ना हमारे साथ शफकत का हाथ फेरें, ना हमें मोहब्बत से देखें, ना हमें कहें कि हम आपको जानें। कोरोना
की आफत ने जहां कई जानों को हड़प लिया है, वहीं मईशत का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। पहली बार सूरत हाल दुनिया ने ऐसी देखी कि जहां गलियां सुनसान हो गईं और समाजी दूरी ने इंसान को एक अजीब मुसीबत में घेर लिया है। इस सूरत हाल में थिएटर्स बंद होने के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्टेज ड्रामे और थिएटर्स नहीं हो रहे, जिसके बायस इस शोबे से वाबस्ता फनकार और दीगर अमला बेरोजगार होने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। लॉकडाउन से थिएटर की एक फनकारा आलिया चौधरी की दर्दनाक सूरत हाल पर मबनी वीडियोस ने फनकारों की हालत इज़ार पर अवाम की कुछ तवज्जो दिलाई है। को ताला लगा दिया, हमारे घर से हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लॉकडाउन की वजह से कोई कारोबार नहीं है, घर पे खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। और उसके दौरान फिर 1 माह से मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि समझे कि वो आधा मरा हुआ और आधा जिंदा है। खुदारा हमारी मदद की जाए, मेरे भाई का इलाज करवाया जाए। आलिया ही नहीं, इस वक्त इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले फनकार और दीगर अमला मौत और जिंदगी की कशमकश में है और फाके करने पर मजबूर हो चुके हैं। आर्टिस्ट जब हुकाम की बेतौजही और अपनी बेबसी का रोना रोते हैं तो सोशल मीडिया पर इन्हें सियासी तानों और गालियों तक का सामना करना पड़ता है। नसीम विकी पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया है, इस पर हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद काफी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। पैगाम दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के नाम। इनके लिए कोई पैगाम नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी बात है, ना हमारी इनके साथ कोई लड़ाई है। हम एक अदना से इस मुल्क के शहरी, हमारा जो राइट है वो हमें करने दिया जाए। ना हमारी मदद करें, ना हमारे साथ शफकत का हाथ फेरें, ना हमें मोहब्बत से देखें, ना हमें कहें कि हम आपको जानते हैं, ना कहें। हमें हमारा काम करने दें, जितनी ज़िंदगी है जीने दें, ख़त्म। और सिर्फ नसीम विकी नहीं बल्कि इस वक्त हर फनकार अपनी हालत इज़ार पर खफा भी है और नाराज भी हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों की नुमाइंदगान मौजूद है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। नुमान एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग में एक बड़ा नाम है, कौन नहीं जानता उनको। शाहिद खान साहब नामवर आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं। और इसके अलावा कैसर सनाउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में ही, चेयरमैन है आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स पंजाब थिएटर्स एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों की आमद का। नुमान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगी। लगभग 5 महीने का अरसा जो है वो इस वक्त गुजर चुका है और फनकार जो हैं वो ये गिला करते हुए या फरियाद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि नौबत अब फाकों तक आन पहुंची है। इस वक्त जो हुकूमती रवैया है आर्टिस्टों की तरफ, क्योंकि ये लोग ये भी गिला कर रहे हैं कि इनका काम जो है वो खोला नहीं जा रहा, बाकी चीज़ों को खोला जा रहा है, SOPs के साथ खोला जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑब्वियसली आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप हमें ज़्यादा इंसाइट दे सकते हैं कि एक्चुअली इस वक्त फनकार जो हैं वो किस किस्म की मुश्किलात से दो चार हैं? सबसे पहले तो आयशा अस्सलाम वालेकुम और पैनल को भी। मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, मुश्किलात तो इतनी सारी हैं कि बयान करना शुरू करूंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, लेकिन कट इट शॉर्ट। जो हालात हैं पिछले 7 मार्च के मिड से काम बंद हुआ है, वो चाहे टेलीविजन हो, थिएटर हो, फिल्म हो, एंटरटेनमेंट का जितना भी काम है। कुछ तो लोग ऐसे हैं आर्टिस्ट जिनमें इतनी सस्टेन करने की पावर है कि वो सस्टेन कर सकते हैं फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स। कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनके और भी साइड बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से वो भी सस्टेन कर लेते हैं। कुछ होली सोली इस काम पे ही डिपेंड करते हैं, उनका क्या बनेगा। बेसिकली जो मसला आ रहा है, जो डेली वेजेस से आपके काम करने वाले हैं क्रू की सूरत में और प्रोडक्शन की सूरत में, वो लोग जो डे टू डे अपनी आमदनी करते हैं, हु इज गोइंग टू सपोर्ट देम? द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम एट ऑल। वो फिर उसके लिए यही है कि हमने काफी इंतजार करने के बाद हम टेलीविजन के बहुत सारे एक्टर्स ने, बिकॉज नहीं देखी जाती, हालांकि हमारे टेलीविजन में भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका दारो मदार डेली वेजेस पे, क्योंकि पर डे में वो काम करते हैं और वो घर ले जाते हैं पैसे और चलता है। सो फिर वी हैव टू कम फॉरवर्ड और सबने मिलके फिर यही फैसला किया कि यार जितना हम एहतियात से काम शुरू कर, हम किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकते, तो चलिए मिलके काम शुरू करते हैं और जिनकी मदद कर सकते हैं उनकी करते हैं। बाकी अल्लाह खैर सलाह है। किसी भी किस्म की अगर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक चिट्ठी ही कर्टसी के तौर पे आ जाती है कि चौक डाउन करके दें, बताएं कितने आपके मेंबर्स हैं या कितने आपके आर्टिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले तो कभी एसोसिएशन बनी भी नहीं, आर्टिस्टों को पता भी नहीं है
है कौन आर्टिस्ट नहीं है, वो एक लंबी बहस है, अनदर वन। बट समहाउ फिर हम आर्टिस्टों ने यही फैसला किया कि जब हमें अपने लिए खुद ही काम करना है और हमें किसी की सपोर्ट नहीं है, तो चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, आइए काम करते हैं, कम से कम उन लोगों का चूल्हा तो जले हम लोगों की वजह से जिनके चूल्हे बंद हो गए। सही, ठीक है। मैं नुमान आपके पास वापस आती हूँ। शाहिद खान साहब भी और कैसर सनाउल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ऑब्वियसली आप लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप लोगों का डेली वेजेस वाला हिसाब होता है और वो तमाम सिलसिला जो है वो बिल्कुल उस तरीके से बंद है। यकीनन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनके लिए अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है और वहाँ नौबत जो है वो फाकों तक आन पहुंची है। क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपकी हम देख रहे हैं, अब क्या मुतालबात हैं जो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, किस तरीके से जो है वो ट्रैक पर चीज़ों को लाया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके चैनल के मशकूर हैं कि आपने हमें बुलाया और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम सफ़ेद पोश हैं। ये जो मेरे साथ सीट पे बैठे हुए हैं ये आपको तफसीली तौर पे बताएंगे। मैं आपको एक्टरों के हालात बता सकता हूँ क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो खटखटाया नहीं होगा। हर जगह पे ये गए हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं एसोसिएशन के। मैं ये बता रहा हूँ, आपने सिर्फ एक आलिया देखी है। अगर बड़ी ईद पे ड्रामा ना खुला तो मुझ जैसे फनकार भी आप झुकियों में देखेंगे और बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। आप यकीन जानिए, मैं किसी की क्या बात करूं, मैं खुद ये जो रेड़ियाँ होती हैं जिन पे आम लगे होते हैं, आड़ू लगे होते हैं, केले लगे होते हैं, जामुन लगे होते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं देखता क्योंकि मैं अपने घर का हीरो हूँ। मेरे बच्चे मुझे घर का हीरो समझते हैं। आज तक 27 सालों में 27 साल खिदमत की है, थिएटर की, टीवी की, फिल्म की। तो जो भी उन्होंने कहा मैं लेके जाता हूँ। मैं आप यकीन जाने, एक तो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जाता, दूसरा इसलिए बाहर नहीं जाता कि जेब में पैसे नहीं होते। बहुत बुरे हालात हैं। हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2-2.5 माह हमने आपको टच तक नहीं किया। हमने कहा जब आपने 8 घंटे का कारोबार खोल दिया, आप मेरे साथ, मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ चलें। जो बंदा आपका नुमाइंदा जाना चाहता है, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा सोशल डिस्टेंस और कौन सा एसओपीज पे अमल हो रहा है। जहां पे होना है वहां आप कर नहीं रहे। हमने खुद कहा है कि हम एक सीट छोड़ के एक सीट बंदा बनाएंगे। हमारे पहले कैमरे लगे हुए हैं, पहले 2-2, 3-3 जगह चेकिंग होती है। हमने सिर्फ एक सैनिटाइजर और एक मास्क देना है। हम खुद कह रहे हैं कि हमें एक दफा मौका तो दें। आप हुकूमत वक्त हैं, हम पे तो साहब किसी से राब्ता करने की कोई कोशिश की हो आपने, किसी ने आपसे कोई मुलाकात की हो, कोई यकीन दहानी कराई हो, कुछ हुई डेवलपमेंट इस हवाले से? किसी ने सिर्फ कोई ट्रक की बत्ती, सिर्फ ट्रक की बत्ती दिखा दी है। मुझे ये बताएं, जब आपका असेंबली का इजलास होता है, जितनी नजदीक आप बैठे होते हैं, इससे ज्यादा दूर हम बंदे बैठा सकते हैं। हमारे थिएटर में सिर्फ 4 डे होते हैं, जुमा, हफ्ता और एतवार। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात जो होता है हमारा नॉर्मल डेज होते हैं। 150-200 बंदा आता है। 700 सीट के हाल में 150-200 बंदा बिठाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमें एक मौका दें। अगर हम गलत करें, वायलेशन करें, थिएटर बैन कर दें। आप पहले ही कह रहे हैं कि ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे। मतलब 8 घंटे का आप कारोबार खोल रहे हैं, 2 घंटे का हमारा कारोबार है। तराने से लेके, बुकिंग से लेके तराना तक एंड कर्टन तक 2 घंटे का कारोबार है। उसकी आप इजाजत नहीं दे रहे। फिर हम क्यों ना कहें कि आप पर्सनल नहीं है। आपका जब बजट पास आपने करवाना है तो कोई एसओपीज नहीं है। पूरे एमपीएस एमएनएस इकट्ठे होके वहां पे बैठे हुए थे, बनीगाला में दावत हुई है। अच्छा कैसर साहब, चूंकि शाहिद साहब कह रहे थे कि मैं आपको आर्टिस्टों की बात बताऊंगा। आर्टिस्ट हमारे यहाँ ना बड़े प्रिविलेज्ड माने जाते हैं। जो टीवी पे नजर आता है, जो पर्दे पे नजर आता है, उसको कहा जाता है कि ये ठीक ठाक है, इसको लोग पहचानते हैं, इसको कोई मसला नहीं। जब वहां पर ये हालात हैं तो यकीनन हमें पता है कि जब हम टीवी पे नजर आ रहे होते हैं तो पीछे पूरी पूरी टीम्स होती हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं और इस वक्त आप जो कोशिशें कर रहे हैं जरा बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी चल रही हैं, तो कोई रंग लाई कोशिशें, कोई राब्ता हुआ किसी से, कोई आगे बात बढ़ी, क्या आपको यकीन दहानी कराई गई? अभी वही वाली बात है जो कि शाहिद खान साहब ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया न्यू चैनल का, नसरुल्लाह मलिक साहब का, कि उन्होंने 2-3 दिन पहले भी हमें टाइम दिया प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वसात से हमारी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। सूरत हाल ये है कि 5 माह से पंजाब भर के थिएटर बंद हैं और 2 माह हमने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की कि कोरोना पीक पे था, कोरोना हो रही थी।
पहले तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो कहते हैं ना कि जी कोरोना है घरों में बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आती वफाकी गवर्नमेंट ने या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई पैसों की मशीन लगाई होती है घरों में कि जी कह देते हैं कि जी घरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। भी घर बैठने से किसी का किचन बिजली का बिल घर का किराया तो नहीं निकलता ना, बड़े मसाइल हैं। हकीकत से नज़र नहीं चुरानी चाहिए। 2 माह हम चुप रहे, जब बाकी कारोबार खुले तो हमने आवाज़ उठानी शुरू की 2.5-3 माह से कि बराए मेहरबानी एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे थिएटर जो हैं वो खोले जाएं। और ये जो आप बार बार कह रहे हैं लॉजिकल सी बात है ना, कैसे कि सब ये जो और आप बाकी चीजों को भी खोला जा रहा है एसओपीज के साथ, तो आप लोगों के सर आपने काम क्यों मार्केटें खोल दी, माल खोल दिए, पार्क्स खोल दिए, पीआईए खोल दी, रेलवे खोल दी। जिन जिन लोगों की अप्रोच थी उन्होंने अपने कारोबार खुलवा दिए, अच्छा हुआ, लोगों को रिज़्क मिलना शुरू हो गया। अच्छा कैसे साहब, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि ये जो अप्रोच की आपने बात की है, ये अप्रोच वाला मसला है या वो दिमागी अप्रोच वाला मसला है? हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता, या उस तरीके से मतलब ये सोचा जा रहा होगा ना कि ठीक है जो जरूरी काम है उनको खोल देते हैं और एंटरटेनमेंट को उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया, ये भी एक वजह तगड़ा आदमी जो करोड़पति अरबपति है ना, उसकी इस मुल्क की अदलिया, पुलिस, वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट हर जगह पे अप्रोच है। फनकार जो 10,000, 15,000, 25,000 लाख रुपए कमाने वाला महाना बंदा है, इसकी अप्रोच नहीं है। इनको ये पहली दफा पता चला है कोरोना में कि हुकूमत की नजर में इन फनकारों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो पिछला रमजान था, लोगों के पास रोजा रखने के लिए पैसे नहीं थे, खोलने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमारी एक तंजीम है अल्लाह जानता है जिसके रूह रवां सखी सरवर भट्ट साहब हैं, उन्होंने 8-10 मुखय्यर हज़रात के साथ, जिनमें अख्तर साहब शालमी वाले हैं, शेख एजाज साहब पंजाब बाटे वाले हैं, आपने जो है मदद जी का सिलसिला नवीद साहब, मेघा जी और असद साहब नार्वे वाले और फुरगान तूर साहब और फरूक भट्ट साहब, ये सुहेल अहमद साहब, इस तरह के अल्लाह वाले जो लोग हैं, इन्होंने राशन दिया, पैसे बांटे, ईद का टाइम गुजरा, फनकारों ने रोजे रखे। सही है। उसके बाद हमने फिर इतना शोर मचाया, ये आज 2 माह हो गए हैं कि खुदा का वास्ता ना आपको इमदाद दे रहे हैं, ऐलान करते हैं हमने 500 अरब बांट दिए, 400 अरब बांट दिए, कोई इमदाद नहीं मिली, मशीर वजीर मशीर को 1 रुपया नहीं मिला। ये जो गवर्नमेंट है ना, पिछली गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती थी कि वो तगड़ों को नवाजती थी। पिछले 33 साल से मैं शोबिज़ में हूँ, मुझे आज तक कोई गरीब आदमी नहीं मिला कि जिसकी साबका गवर्नमेंट ने, उसकी पुरानी गवर्नमेंट ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने कभी मदद की हो। मदद करते हैं जो पहले ही बड़ा तगड़ा होता है, जिसका कनाल का घर होता है, उसकी ये मदद करते हैं। हकदार को ये हक नहीं देते, बिल्कुल किसी मजलूम के ये काम नहीं आते, किसी गरीब आदमी के ये काम नहीं आते। 1 रुपया इन्होंने पैनाडल डस्प्रीन के लिए भी पिछले 5 माह में थिएटर से, फिल्म से और सिनेमा से मुंसलिक लोगों को नहीं दिया। नुमान साहब, ये बिल्कुल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पर, थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं और भी बहुत सारे ऐसे सिलसिले फिर शुरू बीच में हुए, क्योंकि लोग जब घरों में बंद हो गए तो इस तरह के सिलसिले शुरू हुए, जिस तरह ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से कुछ ऐप्स थे, फिर सोशल नेटवर्किंग की कुछ ऐप्स थी। लेकिन अब सितम ज़रीफी ये हुई है कि बिगो जो है, जिससे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी जो है पाबंदी लग चुकी है। और बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे लोग, चले क्रिकेटर्स तो चले एक अमीर तबका हमारे यहाँ माना जाता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट जिनका घर का सिलसिला चल रहा था बिगो के जरिए, वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। चार्जशीट जो इस वक्त नुमान साहब मेरे पास बिगो के हवाले से वो है जी, फहश और गैर अखलाकी मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है वहां पर। आपका भी एक्सपीरियंस चाहे थोड़ा ही रहा हो, लेकिन बिगो के साथ रहा है, आपके ख्याल में क्या एलिगेशंस दुरुस्त है? ये पहले सबसे पहले तो बिफोर हम ईगो की बात करें, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि जब तक तो उसको चैरिटी इकट्ठी करनी है, इदारे ने तो वो आर्टिस्ट की उसको जरूरत है। जब उसको जरूरत नहीं है, जब वो मुसीबत में आया है, तो गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरे भाई लोग अभी बात कर चुके हैं, विच इज 100% राइट। यहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो इस तरह की बिगो टाइप बहुत सारी एप्लीकेशन है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये 4-5 महीने के अरसे में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अभी तो सिर्फ बिगो, ये टिकटॉक है आपकी, तो गवर्नर पंजाब में कोरोना की अवेयरनेस जो है वो टिकटॉक के सिस्टम से वो अवेयरनेस के पैगाम पहुंचाए जाए। आई डोंट नो उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से ये बात की थी, लेकिन कहने का मकसद ये कि ना सिर्फ क्रिकेटर्स, आई नो क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स जो कि बिगो में बैठे होते हैं, वो
ये एक्स्ट्रा पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। लेकिन बहुत सारे थिएटर के एक्टर एक्ट्रेसेस, टेलीविजन के एक्टर एक्ट्रेसेस बैठी हुई थी और बैठे हुए थे और बड़ी अच्छी शुस्ता। अगर 1, 2, 3 अगर बीच में कोई गंदी मछलियां हैं जो कि हर जगह है। गंद तो अगर देखा जाए तो फेसबुक भी बहुत है और दूसरी एप्लीकेशन में भी बहुत है। क्या सारे बंद कर देंगे? क्या हम इंटरनेट बंद कर देना चाहते हैं पाकिस्तान से? पता नहीं किस चीज का खतरा है। सो लेट्स नॉट डू इट। और किसी भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई उस पर क्रॉस चेक लगा सकते हैं आप, जिन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो उनके साथ मिलके एक क्रॉस चेक लगाने के ऐसी वाहियाती ना हो। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का इमेज इफेक्ट करता है। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और बहुत सारी एक्ट्रेसेस बैठी हुई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि 1-2 लोगों की वजह से बाकी लोगों का रोजगार क्यों खराब किया जा रहा है। हाँ, इजी मनी तो है, बिल्कुल है और आया है और लोगों ने यहाँ तक के बहुत सारे लोगों ने गुजारा ही इस पे किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप 500 या $1000 भी मिल जाता है इस बिगो लाइफ की वजह से, तो $1000 का मतलब है लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया। तो उस 1.5 लाख रुपए में आप का खर्चा अब गुजार लेते हो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती वाली बात है। दे शुडंट हैव डन इट। कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाते कि इस तरह की चीज होने ना जाती कि उस पर लिमिटेशन कर। जो अच्छे वाले लोग हैं आपने अपने उनको भी रगड़ दिया पकड़ के। तो दिस इज नॉट फेयर। आई डोंट एग्री विद दैट। जी सही, बिल्कुल। मतलब अगर इस तरह का कंटेंट किसी ऐप पर मौजूद है भी तो उसको डील करने का यकीनन एक मुख्तलिफ तरीका अपनाया जा सकता है। इस तरह तो फिर मेरे ख्याल में हम हर चीज को बंद कर देंगे। पबजी बंद हो गया, बिगो बंद हो गया, अगला नंबर यूट्यूब का भी हो सकता है। तो फिर हम तो इस कंपैटिटिव वर्ल्ड में उस तरीके से किस तरीके से गुजारा करेंगे अगर हम हर चीज को बैन करते रहेंगे? अगर आप जी शायद साहब, मतलब मैं भी बिगो यूज करता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत हर वो चीज बंद कर रही है। आप भी यूज करते हैं? जी, मैं बिगो पे हूँ। अच्छा। मेरे घर में इस वक्त जो फाका कशी नहीं है वो बवजह बिगो है। बिगो की वजह से मैं अपने घर को चला रहा हूँ। मैं बरमला लाइव कह रहा हूँ, लाइव जा रहा है। इसमें कोई और बड़ी अच्छी ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। देखिए, कोई चीज अगर आपके जिस्म पे कुछ चीज फिंसी निकलती है, आप उसका इलाज कराते हैं। आप टांग नहीं काट देते। पहले भी जो कोई बदतमीजी करता है वो बैन होती है उसकी आईडी 10-10 साल के लिए। मैं पिछले 3 माह से ये कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी ऐप है और बहुत लोग, बड़े आर्टिस्ट, तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट हैं थिएटर के, वो इस वक्त बिगो पे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये पर्सनल हो गए हैं गवर्नमेंट वाले हमारे साथ कि आर्टिस्ट को आखिरी हद तक लेके, यानी एक ऑल्टरनेट जो आप कह रहे हैं कि आर्टिस्टों के पास मौजूद था, आज उसका भी जो है वो कला कमा कर दिया गया। वो भी बंद हो गया। और ये कह रहे हैं कि पर्चे हो जाएंगे अगर आपने चलाए। मुझे कॉल्स आ रही हैं। जो हमारा रिक्रूटर होता है उसने कहा जी अभी आपने बिगो मेरी इजाजत के बगैर खोलनी नहीं है। बिल्कुल मतलब पर्सनल हुई है। हमें कभी दुख ही नहीं हुआ। मैं नून लीग का आर्टिस्ट, मैं मानता हूँ मैं नून लीग का हूँ। जब मियाँ साहब आए तो मैंने बरबला कहा था। मुझे साफी ने कहा जी कैसा फील करते हैं अब मियाँ साहब आ गए? मैं कहा पहले भी जुगतां करके रोटी खाई थी, हुण भी जुगतां करके रोटी खानी है। को मियाँ साहब ने 20 किलो का तोड़ा मोढे ते छड़ के मेरे घर नहीं आना। लिहाजा आर्टिस्ट सबका होता है, साझा होता है। हमारी आवाज सुने, हम भूखे मर गए हैं। बहुत शुक्रिया। शायद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कैसे सनाउल्लाह खान साहब और नुमान एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। इस तरह अगर एप्स का बंद करने का सिलसिला जारी रहा, जिस तरीके से हमने देखा कि पबजी बंद हो गई, बिगो जो कि शायद खान साहब ने खुद कहा कि एक लाइफ लाइन की सी हैसियत जो है वो रख रही थी। अगर मेरे घर में फाके नहीं हुए तो शायद वो बिगो ही एक वजह थी जिसकी वजह से नहीं हुए। मैं वहां पर बैठता था और वहां से एक आमदनी का अच्छा जरिया जो है वो बना हुआ था। अगर हम इसी तरीके से तमाम चीजों को यहाँ पर बैन करते रहेंगे, उन पर पाबंदी लगाते रहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया जो है वो बड़ा बड़ा कंपेटिटिव किस्म का एक वर्ल्ड हो चुका है। हमें उसके साथ चलने के लिए अपने अंदर जो खराबियां हैं उनको सही करने की जरूरत है। ना कि ये कि आपके पास किसी चीज का हल नहीं है। ये आपकी नाकामी है कि अगर आपके पास इस चीज का हल नहीं है, जो एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, अगर उसका हल आपके पास नहीं है तो ये आपकी नाकामी है। आप नाकाम होते हैं और उसके बाद फिर कितने लोगों का रोजगार जो है वो एक इस चीज से जुड़ा हुआ था और आपने उसको बंद कर दिया बगैर किसी भी चीज के सोचे समझे। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप इसी चीज को वजह बनाकर बंद करने लगेंगे तो शायद दुनिया में तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में तो कम से कम हम बंद कर दें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।